हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। आपको मैं प्ले विद साइंस के अंदर जो आपका क्या कहते हैं क्लास 12th के अंदर जो आपका चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन, उसके कई वीडियोस मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियोस है, अब वीडियोस के अंदर मैं जो नियम है द्रव विलयन जो हमारा टॉपिक था, तो आपको पता है द्रव विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं। जब द्रव का द्रव में विलयन हो, और एक आपका द्रव का गैस में, और एक है आपका द्रव का ठोस में। तो इन तीनों पर 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नियम दिए हैं, हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम, और हेनरी का नियम जो है वो आपका द्रव विलायक के अंदर गैस विलय के रूप में काम करेगा, उस पर डिपेंडेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेनरी के नियम के बारे में। तो हेनरी का नियम क्या कहलाता है, इसको डेफिनेशन को ध्यान से समझना आप लोग। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब उसमें गैस के मोल अंश के समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने क्या बोला है कि जैसे मान लो आपने किसी भी पात्र में द्रव ले रखा है। ठीक है, अगर आपने कोई भी पात्र है और इस पात्र में आपने द्रव ले रखा है, तो जैसे ही आप इसमें टेम्परेचर जो है इसके अंदर फिक्स है, मतलब आप इसमें बाहर से कोई भी ताप नहीं दे रहे हो। जब बाहर से इस पात्र में आप कोई भी ताप नहीं दे रहे हो तो मैं क्या बोलूंगी, स्थिर ताप बोलूंगी, यानी यहाँ पर आपका टेम्परेचर फिक्स है। नेक्स्ट इसने बोला है स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब। गैस के आंशिक दाब की बात करें तो जब बाहर से दाब लगे गैस का, किसका दाब लग रहा है, गैस का। अब जो गैस होता है ना, उसका दाब हम किसी न किसी तरीके से लगाते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह पाए जाते हैं, उनसे किसी भी द्रव के अंदर गैस का दाब लगाया जाता है। अब आप सपोज करो कि बाहर से आप क्या कर रहे हो, गैस का इस पर दाब लगा रहे हो। अगर आप गैस का दाब लगाओगे तो जितना दाब आप लगाओगे गैस के अणु उतने ही ज्यादा आपके द्रव के अंदर घुलते जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? यानी मैं ये बोल सकती हूँ द्रव में जितने ज्यादा गैस का दाब लगता जाएगा, गैसों की द्रवों में विलेयता उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, लेकिन टेम्परेचर उसके अंदर आपका फिक्स होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अपनी एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। जैसे अपने बात करते हैं जो सोडा वाटर होता है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप पीते हो, तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है, जैसे आप क्या कहते हैं मार्केट से जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हो, तो जैसे आप उसका ढक्कन खोलते हो तो आप देखते हो कि उसमें से झाग निकलता है काफी मात्रा में। जो उसमें से झाग निकलता है ना, वो झाग क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होती है। समझ आ गई बात? मतलब स्थिर ताप पर जब गैस का आंशिक दाब लगाया जाता है, तो जो आंशिक दाब जितना ज्यादा होगा उस द्रव के अंदर गैसों के मोल अंश की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। यानी मैं बोल सकती हूँ कि जो आपका दाब है वो गैस के मोल अंश के क्या है, समानुपाती है। दाब बढ़ाओगे तो जो गैसों के मोल अंश की संख्या है द्रव में वो भी बढ़ती जाएगी। आपको पता है कि जो समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का निशान होता है, जब भी हम उसको हटाते हैं तो उसकी जगह कोई ना कोई स्थिरांक लगा देते हैं, और यहाँ पर हमारा स्थिरांक है के एच को हम क्या बोलेंगे, हेनरी नियतांक बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P = KH XP। ठीक है, XP तो बता रहा है गैस के मोल अंश को, और P बता रहा है आपके प्रेशर यानी दाब को। क्लियर बात? तो अब अगर हम इसमें रिलेशन देखें तो जो आपका X है वो आप XP है, वो क्या है, आपके P के समानुपाती है। तो यहाँ पर आप इसके ग्राफ को भी बना सकते हो। अगर आप ग्राफ बनाते हो, इस तरफ तो आपने ले लिया XP और इस तरफ ले लिया आपने P को, एक तरफ ले लिया आपने XP को और एक तरफ ले लिया आपने P को। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, गैसों की मोल अंश की संख्या जो है वो द्रव में बढ़ती जाएगी। तो जब दोनों ही चीज बढ़ेगी तो ग्राफ आपका इस तरीके से बनता है। समझ आएगी बात? मतलब जब इसका मान ज्यादा है उस टाइम इसका मान भी ज्यादा है, इसका मान और बढ़ाओगे तो इसका मान भी बढ़ेगा, XP का मान बढ़ेगा तो P का मान भी बढ़ जाएगा। ये आपका हेनरी का नियम है। ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेना। अब हम बात करेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, अगर अपने हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की बात करते हैं तो जो हेनरी ने नियम दिया था उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे।
तो सबसे पहला जो पॉइंट था मैं आपको समझाती आ रही हूँ कि उसमें क्या था कि जो सोडा वाटर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलाई जाती है। तो अब हम समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे मिलाई जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, काफ़ी बड़ी मशीन होती है और उस मशीन के अंदर क्या होता है, इस तरीके से देखो, डायग्राम को समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। इस तरीके से क्या है, काफ़ी बड़ी मशीन है, ठीक है। इस मशीन के अंदर यहाँ पर लगा हुआ है हैंडल, यहाँ पे लगा होता है सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, ठीक है। और ये एक आप बोल सकते हो वॉट सा है जो प्रेशर को बताता है कि प्रेशर की मात्रा अब कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है कि जैसे ही इस हैंडल को पकड़ के घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है, जैसे इस हैंडल को घुमाएंगे तो घुमाने के साथ क्या होता है कि सिलेंडर से जो ऑक्सीजन की मात्राएं होती है, सिलेंडर से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो सारे के सारे, इसे हम नोजल कहते हैं, नोजल की सहायता से किस में जाते हैं, बोतलों में जाते हैं। ये काफ़ी टाइट होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा टाइट फिक्सेशन होता है इसका, ऐसे नहीं कि भाई हिलता है। जैसे इसको घुमाएंगे ना, ये एकदम स्थिर होता है, बिल्कुल टिका हुआ होता है इसके अंदर। जैसे इसको घुमाया जाता है, जितने स्पीड में घुमाएंगे प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा सिलेंडर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी स्पीड से नोजल से कहाँ आएंगी, इन बोतलों में आएंगी। मतलब इसके अंदर जो भी आपका कोल्ड ड्रिंक है उसमें CO2 की मात्रा जो है अधिक दाब देकर मिलाया जाता है। समझ आ गई बात? यानी जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है इसके अंदर घुलती जाएगी। लेकिन जैसे ही आप मार्केट के अंदर आप जब देखते हो, मार्केट से जब आप घर पे लाते हो, तो जैसे ही हम बोतल के ढक्कन को खोलते हैं ना, तो उस टाइम आप देखते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना वो बाहर निकल जाती है। अब आप बोलोगे कि बाहर निकलने क्या मतलब है, जब इसमें पूरी तरीके से घुली चुकी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वायुमंडल में जो दाब होता है ना, वो क्या होता है, इसकी तुलना में कम हो जाता है। मतलब इसके अंदर एक अलग दाब बन गया और जो वायुमंडल का दाब है वो अलग हो गया। जैसे दोनों का दाब अलग अलग होगा, उसके ढक्कन को खोलते ही वो कार्बन डाइऑक्साइड एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बाहर भी निकल जाती है झाग के रूप में। समझ आ रही है बात? सेकेंड अगर पॉइंट की बात करते हैं तो बैंड से बचने के लिए। अब आप पूछोगे कि सबसे पहली बात, ये बैंड क्या चीज है, तो समझ रहे इस चीज को। जो समुद्री गोताखोर होते हैं, ठीक है, समुद्री गोताखोर होते हैं ना, उनके ना सिलेंडर लगा होता है पीछे, आपने देखा होगा, और उस सिलेंडर के अंदर आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलाया होता है, ठीक है। अब जैसे ही वो अंदर की तरफ जाते हैं, मतलब समुद्र के और गहराई तक जाते रहते हैं, वैसे वैसे जो दाब होता है, वायुमंडल का दाब होता है, वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। आपको पता है जल है, मान लो ये जल है और ये क्या है आपका वायुमंडल है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो गैस का दाब होगा वो होगा अलग, और जो जल है, जल के अंदर जो गैस का दाब होगा वो होगा अलग। जो समुद्री गोताखोर होते हैं, जैसे जैसे वो गहराई के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे उनमें वायुमंडल की ऑक्सीजन कम मिलती है, और जो उनके पास सिलेंडर होता है ना, उसके अंदर जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है वो उनके शरीर के अंदर रक्त में घुलती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे वो अंदर जाएंगे, सिलेंडर से निकलने वाली ऑक्सीजन नाइट्रोजन उनके रक्त में पूरी तरीके से घुल जाएगी। लेकिन जब वो नीचे चले जाएंगे तब तक तो वो सेफ है, लेकिन जैसे ही वो एकदम से ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम वायुमंडल का दाब अलग होता है, और जब वो बाहर आ रहे हैं तो उस टाइम उनके स्किन के अंदर, उनके ब्लड में जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का दाब है वो अलग होता है। समझ आ गई बात? आपको पता है जैसे ही वो नीचे से ऊपर आएंगे ना, तो जो दाब होगा गैस का वो रक्त में अधिक हो जाएगा। रक्त में अधिक होने के कारण जैसे वो नीचे से ऊपर आएंगे, वो गैस के कण जो है वो एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जो कोशिकाएं होंगी वो उन गैस के कणों को रोकने का काम करेंगी, और जो गैस के कण होंगे ऊपर आने के कारण बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जिस कारण से जो गोताखोर होते हैं उन्हें बहुत ही मतलब मुश्किल का सामना कर सकते हैं। वो उनकी जो नसें होती है, रक्त वाहिनियाँ होती है, वो फट सकती है। और जब वो ऐसी कोई कंडीशन देखी जाती है, उस कंडीशन को कहा जाता है बैंड, ठीक है। और बैंड से बचने के लिए उसमें हीलियम की मात्रा भी मिलाई जाती है। हीलियम जो होता है ना, वो काफ़ी हल्की गैस में गिनी जाती है, काफ़ी हल्की होती है। ये क्या करती है, जैसे अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिलाने लगे हैं ना, तब से वो क्या करती है, रक्त के अंदर पूरी तरीके से घुल जाती है। समुद्री गोताखोर जो है, जब वो
पानी के नीचे से यानी अंदर से जब जैसे ही वो सतह पर आने लग जाते हैं, ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं, तो जो हीलियम गैस है वो क्या करती है, हल्की होने के कारण एकदम से बाहर निकलने नहीं देती गैसों को, जिस कारण से व्यक्ति जो है वो बैंड का शिकार नहीं होता। क्लियर बात है। और आपको ध्यान में रखना है, समुद्री गोताखोरों के लिए जो गैस सिलेंडर में भरा जाता है, अब उसमें हीलियम की मात्रा होती है 11.7%, नाइट्रोजन की होती है 56.2% और ऑक्सीजन की होती है 32.1%। आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे हेनरी नियम की सीमाएं। ठीक है, सीमाओं की बात करें तो सबसे पहली बात है कि दाब बहुत अधिक ना हो। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि दाब इतनी ज़्यादा देने लग जाए कि वो गैस जो है वो पूरी तरीके से आपके द्रव के अंदर घुल जाए, आयनित हो जाए। दूसरी बात है ताप बहुत कम न हो। अपने पीछे बात कर रहे थे कि स्थिर ताप पर, ताप जो होता है ना फिक्स होना चाहिए कि इतने टेम्परेचर पर ही दाब को विलायक में घोलना है, सॉरी गैस को विलायक में घोलना है। अगर अपने ताप बहुत कम देंगे ना तो भी आपका जो गैस है वो आपके विलायक में विलयित नहीं होगा। तीसरी बात है गैस विलायक से रासायनिक क्रिया न करे। ठीक है, रासायनिक क्रिया संगुणित अर्थात आयनित ना हो। मतलब सैगुणित का मतलब होता है कि 2 से 1 बन जाना, आयनित का मतलब होता है 1 से 2 में टूट जाना। ठीक है, जैसे अपने एग्जांपल ले सकते हैं सैगुणित आयनित के अंदर। जैसे मान लो आपने ले लिया Na+ और Cl-। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, NaCl। तो आपने तो 2 अलग अलग आयन लिए, लेकिन ये क्या हुआ, सैगुणित होकर एक बन गया ना, तो इसे अपने बोलते हैं सैगुणित होना। और आयनित जो होता है, आयनित के अंदर क्या होता है कि कोई आपके पास एक आयन है, कोई एक आपके पास पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, वो आयनों में टूट जाता है। जैसे अपने बात कर सकते हैं CH3COOH। अब ये किस में टूट जाएगा, CH3COO-H+। अब ये आयनों में टूट गया। समझ आ रही है मेरी बात? तो जो आपके क्या कहते हैं, जितने आप मोल ले रहे हो ना, आयनों में टूट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आगे आयनों में टूट जाए। आपने 2 मोल लिए हैं तो घुलने के बाद भी आपको 2 ही प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको 1 प्राप्त होता है तो उस टाइम वो रिजल्ट में गड़बड़ी देता है। इसको ना हम अच्छे से आगे वाले जो टॉपिक्स है ना सैगुणित आयनित, उसमें बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं गैस की विलेयता विलायक से कम हो, अर्थात विलयन तनु हो। कहीं ऐसा ना हो कि जो आपका गैस है वो विलायक के अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो जाए कि आप उसको अलग से डिफाइन ही ना कर पाओ। जैसे मान लो आपने क्या ले रखा है, आपने ले रखा है इसके अंदर द्रव। अब इस द्रव के अंदर अगर आप गैस मिलाते हो ना तो गैस की भी एक निश्चित मात्रा इसमें मिलनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गैस बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर इसमें मिल जाए। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में भी गैस मिल जाता है तो वहाँ पर भी आपको सफिशिएंट रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ हेनरी नियम की सीमाएं थी जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू।